नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी को लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए कहानी शुरू करें। कुछ समय पहले खुशहालपुर राज्य पर राजा विक्रमजीत शासन करते थे, जिनके 3 राजकुमार थे। सबसे बड़े इंद्रजीत, मंझले विश्वजीत और सबसे छोटे राजकुमार का नाम अजीत था। राजकुमार इंद्रजीत बहुत बहादुर और बलशाली था। राज्य के बड़े बड़े दरबारी और प्रजा तथा कहीं न कहीं राजा विक्रमजीत को इंद्रजीत की बहादुरी पर बहुत गर्व था और सबको लगता था कि इंद्रजीत भी अपने पूर्वजों की भांति एक अच्छे राजा बनेंगे। राजकुमार विश्वजीत भोग विलास, शराब और शबाब के नशे में धुत रहते थे। उन्हें देखकर राजा विक्रमजीत का मस्तक हमेशा श्रम से झुका ही रहता था। सबसे छोटे राजकुमार अजीत बहुत बड़े बुद्धिमान और शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले विद्वान थे। बुद्धि के साथ साथ बल भी था। सभी शस्त्र भी अच्छे से चलाना जानते थे। देखा जाए तो हर क्षेत्र में पूर्णतया परिपूर्ण थे अजीत। बस कमी थी तो कद काठी की। शरीर से बड़े दुबले पतले थे। जैसे जैसे राजा विक्रमजीत की उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे ही दरबार और प्रजा में 2 धड़े बनने लगे। एक धड़ा इंद्रजीत के राजा बनने के पक्ष में था तो दूसरा अजीत के पक्ष में। चूंकि अजीत शांति प्रिय थे तो उन्होंने बड़े भाई को ही राजा बनाने का प्रस्ताव अपने चाहने वालों और राजा विक्रमजीत के समक्ष रखा। विक्रमजीत भी इंद्रजीत को ही राजा बनाना चाहते थे, किंतु जनता और दरबारियों के मतों को देखते हुए इंद्रजीत को राजा बनना उचित न लगा, क्योंकि वह जानता था कि एक सफल राजा के लिए संपूर्ण प्रजा और दरबारियों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो इंद्रजीत ने अपने पिता और भाई को अपनी मनोदशा से अवगत करवाया और कहा कि हम दोनों भाइयों में श्रेष्ठ का चयन करने के लिए कोई एक प्रतियोगिता रखी जाए। जो जीता वही राजा बनेगा। अजीत ने बड़े भाई को बहुत समझाया कि जब आप राजा बन जाओगे और प्रजा का ख्याल रखोगे तो अपने आप प्रजा भी आपको पसंद करने लगेगी। किंतु इंद्रजीत ने उसकी एक न सुनी। उसे तो राज्य अजीत को हराकर ही अपनाना था और इधर अजीत भी जानता था कि एक बार यदि वह प्रतियोगिता में उतर गया तो फिर उसे हरा पाना इंद्रजीत के बस की बात नहीं है और वह अपने बड़े भैया को हारा हुआ देखना नहीं चाहता था। तो अजीत ने विक्रमजीत से कहा कि पिताजी, कोई ऐसी प्रतियोगिता रखना जिसमें भैया आसानी से जीत जाएं और मैं हार जाऊं। उसके मन के भावों को समझ राजन को बड़ा दुख हुआ कि आज यह कैसा दिन आया है कि इतना प्रेम करने वाले भाइयों को भी एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी बना दिया है। बहुत सोच विचार और अपने दरबारी मंत्रियों एवं विद्वानों से मंत्रणा करने के बाद विक्रमजीत ने प्रतियोगिता के दिन की घोषणा की और बताया कि खुशहालपुर के जंगल में एक शेर आदमखोर इंसानों को खाने वाला हो गया है। उसे जिंदा पकड़ना है। दोनों राजकुमारों में से जो यह कर देगा उसको उसी दिन विधि विधान के साथ राजा बना दिया जाएगा। किंतु इसकी एक शर्त है कि यह काम राजकुमार को अकेले करना होगा। उसके पास एक रस्सी और उसकी पसंद का केवल एक हथियार होगा। राजकुमार को ध्यान ये रखना है कि शेर को जिंदा पकड़ना है और वे उसे बेहोश भी नहीं कर सकते। और जब तक राजकुमार शेर से हार ना मान लें तब तक उन्हें किसी भी तरह की सैनिक सहायता नहीं मिलेगी और ना ही किसी प्रकार का कोई पिंजरा या जाल मिलेगा। जब राजा ने यह घोषणा की तो प्रजा और दरबारियों में यह बात फैलने लगी कि यह प्रतियोगिता तो केवल इंद्रजीत के लिए ही रखी गई है। इंद्रजीत भी मन ही मन खुश हुआ कि पिताजी ने तो बिना लड़े ही मुझे राजा घोषित कर दिया है। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता का दिन आया। पहले इंद्रजीत ने अपना भाग्य आजमाने की ख्वाहिश सबके सामने रखी। उन्हें एक रस्सी दे दी गई और एक हथियार चुनने को कहा गया। तब अपने बल और बहादुरी के नशे में चूर
इंद्रजीत ने कहा कि उसका शरीर ही एक हथियार है, उसे किसी और हथियार की क्या आवश्यकता है। राजकुमार की बात सुन सारे दरबार और प्रजा ने उनकी बहादुरी के खूब जयकारे लगाए। अजीत ने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि भैया, बहादुरी और मूर्खता में एक महीन रेखा का ही फर्क होता है। आप यदि किसी हथियार के साथ शेर से लड़ोगे तो भी कम बहादुर नहीं कहलाओगे। अरे, शेर से लड़ने की चुनौती स्वीकार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बहादुरी है। और आपको तो शेर से लड़ना ही नहीं है, अपितु उसे और खुद को सुरक्षित भी रखना है एक दूसरे से। अब वह तो ठहरा जानवर, इसलिए शेर तो पूरा गुस्सा दिखाएगा, किंतु आपको तो धैर्य से उसका सामना करना है। तब इंद्रजीत जोर से ठहाके लगाकर हंसता है और कहता है, छोटे भाई, हथियार तुम लेते जाना और चाहो तो मेरे वाला भी तुम ही ले लेना। तुम्हारी बातों में कायरता झलक रही है। जंग में जाते सिपाही के सामने ऐसी कायरतापूर्ण वाणी बोलना उचित नहीं है। अब हटो और जाने दो मुझे। फिर इंद्रजीत जंगल में जाकर शेर से भिड़ गया। बिना किसी हथियार के शेर को रोक पाना नामुमकिन था। उसके पंजों और तेज धारदार दांतों के हमलों का राजकुमार इंद्रजीत के पास कोई जवाब न था। कुछ देर इंद्रजीत और शेर में भीषण मल्लयुद्ध चला। एक दो बार तो इंद्रजीत ने शेर को अपनी भुजाओं में भी भरा, लेकिन फिर शेर अपने दांतों के वार से उसकी पकड़ से बच निकलता। जिसने भी इंद्रजीत को शेर से लड़ते देखा उसकी बहादुरी का कायल हो गया। किंतु कुछ ही देर में इंद्रजीत के शरीर के हर अंग अंग से खून बहने लगा। फिर भी उसने हार न मानी। वह फिर भी लड़ा, किंतु अब शेर उस पर हावी हो चुका था और अब उसके प्राण संकट में थे। कुछ क्षणों बाद इंद्रजीत ने हार स्वीकार करी और सैनिकों ने उसे शेर से बचाया। जिसको भी यह सूचना मिली कि शेर ने इंद्रजीत की इतनी बुरी हालत की है, तो सबने सोचा कि अजीत के लिए तो अब यह काम कर पाना नामुमकिन है। फिर अजीत की बारी आई। उसे भी एक रस्सी दे दी गई और हथियार चुनने को कहा गया। तब अजीत ने एक बड़ा आईना मंगवाया और बोला कि यही उसका हथियार है। फिर उसे भी जंगल में शेर के सामने छोड़ दिया गया। जैसे ही राजकुमार अजीत ने शेर को देखा, तो तुरंत उस बड़े आईने को शेर के सामने दो पेड़ों के मध्य में इस प्रकार लगा दिया कि शेर अपना अक्ष उसमें देख पाए, और एक पेड़ से रस्सी का एक सिरा कसकर बांध दिया और दूसरे सिरे का फंदा बनाकर आईने के पीछे खड़ा हो गया। इधर जब शेर ने आईने में खुद की परछाई देखी, तो उसे लगा कि कोई दूसरा शेर उसके इलाके में घुस आया है। उसने गुस्से से अपना पंजा धरती पर मारा तो आईने में भी वैसा ही हुआ। फिर उसने 5 कदम पीछे लिए, तब आईने वाले शेर ने भी वही काम किया। अब शेर गुस्से से तिलमिला गया और अपनी गर्दन हिलाकर जोर से दहाड़ा, तो सामने वाला शेर भी वैसे ही दहाड़ा। अब शेर को रोक पाना असंभव था और वह तेज गति से आईने की तरफ दौड़ा और कुछ दूरी से छलांग लगाई। जो ही शेर ने छलांग लगाई, राजकुमार अजीत ने आईने को तोड़ दिया। आईना टूटते ही कांच बिखर गए और शेर की जगह रस्सी के फंदे ने ले ली। शेर को भी सब समझ आ गया, किंतु जब तक उसे समझ आता, फंदा उसके गले में था। वह जोर से राजकुमार अजीत की तरफ लपका, तो अजीत कुछ कदम तेजी से दौड़ा। तभी पेड़ से बंधी रस्सी का जोर का झटका शेर की गर्दन में लगा और शेर वहीं धड़ाम की आवाज के साथ गिर गया। फिर राजकुमार अजीत ने दौड़कर रस्सी पेड़ से खोली और जब तक शेर खुद को संभाल पाता, शेर का एक अगला और एक पिछला पंजा रस्सी से बांध दिया। अब शेर ना खड़ा हो सकता था और ना ही झपट्टा मार सकता था। शेर को असहाय देख सैनिकों ने राजकुमार अजीत को विजय घोषित किया और उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी के नारे लगाते हुए शेर को उठाकर राज दरबार पहुंचे। फिर एक बार अजीत ने सबसे हाथ जोड़कर विनती करी कि उसके बड़े भाई को ही राजपाट का दायित्व सौंपा जाए, किंतु प्रजा न मानी और न ही इंद्रजीत माने। उन्होंने भी अपने छोटे भाई को ही खुद से श्रेष्ठ घोषित किया
और अजीत का राज्याभिषेक किया गया। इस प्रकार सामान्य कदकाठी के बावजूद भी बुद्धि ने बल पर विजय पाई। इसलिए कहा गया है कि बल को बुद्धि से बांधा जा सकता है, किंतु बुद्धि को कोई बांध सके ऐसा ना कोई शस्त्र है, ना ही कोई बल। बुद्धि को तो केवल और केवल बुद्धि से ही रोका जा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।